किसी को अपने आंसुओं पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। किसी भी इंसान के आंसू इस बात की गवाही हैं कि उसके पास वह महान साहस था। तकलीफ को बर्दाश्त करने की बहादुरी उसमें थी। कामयाबी के पीछे मत भागो। तुम जितना ही कामयाबी को अपना मकसद बनाओगे, उतना ही उसे हासिल करने में नाकाम रहोगे। इसकी वजह बिल्कुल सीधी सादी है। खुशी की तरह सफलता का भी पीछा नहीं किया जा सकता। अगर आप खुद से भी बड़े किसी लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित कर देने और फिर उसे हासिल करने की पुरजोर कोशिश करेंगे, तो सफलता उसके साइड इफेक्ट के तौर पर आपको मिल ही जाएगी। आपको सफलता की फिक्र किए बगैर उस होने देना चाहिए। ये उस किताब की कुछ मशहूर लाइनें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले उस किताब की शोहरत के कुछ रिकॉर्ड जान लीजिए। यह किताब 75 बरस पहले यानी 1946 में लिखी गई थी। अब तक इसके सैकड़ों प्रिंट आ चुके हैं, करोड़ों कॉपी बिक चुकी हैं, 24 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों की लिस्ट में इसने हमेशा जगह बनाई है। इसे अमेरिका की 10 सबसे प्रभावशाली किताबों में गिना जाता है। इस किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, यानी इंसान की जिंदगी के मायने की तलाश। इसके लेखक हैं विक्टर फ्रैंकल। विक्टर जर्मनी के पड़ोस में बसे छोटे से देश ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। वह एक मनोचिकित्सक थे। विक्टर फ्रैंकल को ऑस्ट्रिया के 3 मशहूर मनोचिकित्सकों में गिना जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के मेडिकल स्कूल से निकले मनोचिकित्सा के 3 सिद्धांतों में से एक लोगोथेरेपी का जनक कहा जाता है। बाकी के 2 मनोचिकित्सक थे सिगमंड फ्रायड और अल्फ्रेड एडलर। विक्टर एक यहूदी थे। उन्होंने वियना में ही पढ़ाई करके मनोविज्ञान के प्रोफेसर और डॉक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। लेकिन जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया तो अन्य यहूदियों के साथ उन्हें भी बंदी बनाकर यहूदियों के लिए बने खास नजरबंदी कैंप में ले जाया गया। उनके मां बाप, भाई और पत्नी सब अलग हो गए। इन सबको यहूदियों के लिए बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप में बेहद बुरे हालात से गुजरना पड़ा। विक्टर के पिता की भूख और निमोनिया से मौत हो गई तो उनकी मां और भाई को गैस चैम्बर में मार दिया गया। विक्टर की पत्नी, जिनके साथ उन्होंने शादीशुदा जिंदगी के महज 9 महीने बिताए थे, उनकी भी नजरबंदी कैंप में बीमारी से मौत हो गई। विक्टर ने हिटलर के अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप में 3 साल बिताए। इस दौरान उनका सब कुछ छीन लिया गया। उनकी पहली किताब की मैन्यूस्क्रिप्ट, उनके परिवार के लोग, उनकी हस्ती। नजरबंदी शिविर में पहुंचकर विक्टर और उनके जैसे तमाम लोग महज हाड़ और मामूली मांस के इंसान बन गए थे। उन्होंने 3 बरस तक नारकीय जीवन जिया। कई बार वह मौत के बेहद करीब से गुजरे। बिना भरपेट खाए कई घंटे काम करते रहे। आखिरकार जब दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार हुई और मित्र देशों की सेनाएं उनके यातना शिविर तक पहुंच गईं, तो उन्हें इस नरक से आजादी मिली। तब तक उनका शरीर कंकाल हो चुका था। विक्टर ने इस किताब में नाजी कंसंट्रेशन कैंप के अपने तजुर्बे और अपने साथियों के अनुभव को बयां किया है। लेकिन यह किताब यातना शिविर की जिंदगी का रोजनामचा या डायरी नहीं है। यह मानवता के इतिहास के सबसे बुरे अनुभवों में से एक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। जब इंसान ने इंसानों के ही एक समुदाय की जिंदगी जीते जी नरक बना दी, तो उस नरक का सामना कंसंट्रेशन कैंप में रहने वालों ने कैसे किया? जब चारों तरफ भयंकर टॉर्चर, भूखमरी, ठंड, बेगैरती और हर पल सिर पर मंडराती मौत का मंजर हो, तो इंसान क्या सोचता है? इन भयावह चुनौतियों को देखकर किसी इंसान के दिमाग में कैसे ख्याल आते हैं? क्या वह जिंदगी की ओर उम्मीद से देखता है या हार मान बैठता है? यातना शिविरों में कैद लोग जब जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर थे, तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी? जो बरसों की यातना के बाद भी जिंदा रहने की आग अपने भीतर जलाए रखे, वह ऐसा कैसे कर पाए? क्या हिटलर के बनाए उस जिंदा नर्क के भीतर भी जिंदगी के मायने तलाशे जा सके थे? जब लोगों के पास न कपड़ा था, न पेट भर खाना मिलता था, न बीमारी में दवा मिलती थी, न सम्मान था और न ही उनकी कोई पहचान थी, तब वे इंसान कैसे बरसों तक जीते रहे? हर इंसान को जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
यह किताब पढ़कर उसे न सिर्फ इन मुश्किलों से जूझने का साहस मिलेगा, बल्कि जिंदगी जीने की एक नई रोशनी भी दिखाई देगी। विक्टर फ्रैंकल ने यह किताब महज 9 दिनों में लिख डाली। वह इसे बेनामी में छपवाना चाहते थे, जिससे उनके व्यक्तिगत कष्ट किसी की सोच को प्रभावित न कर सके, लेकिन बाद में उन्होंने दोस्तों के मशविरे के चलते इसे अपना नाम दिया। करीब 150 पेज की इस किताब को जिंदगी की गीता, बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किताब की शुरुआत में ही विक्टर आपके जन को झकझोर देते हैं जब वह पूछते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। जब तक आप खुद को इस जुमले से संभालते हैं, तब तक विक्टर आपको अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर की ओर लेकर चल देते हैं। होलोकास्ट के लिए बनाए गए यहूदी यातना शिविरों, गैस चैम्बर्स, भयंकर ठंड, कंकाल बन चुके बदन के साथ घंटों सर्द मौसम में काम करते रहना, फिर दिन के आखिर में रोटी का आधा टुकड़ा और पानी जैसा सूप। विक्टर इस पूरे तजुर्बे के दौरान आपको बताते रहते हैं कि जिंदगी का हर लम्हा चुनाव का होता है। आप क्या चुनते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा नजरिया रखते हैं, यही बातें आपकी किस्मत तय करती हैं। जैसे कि विक्टर बताते हैं कि जब वह पहले पोलैंड के बदनाम ऑशविट्ज यातना शिविर पहुंचते हैं तो वहीं पर किस्मत उनके सामने चुनाव का विकल्प रखती है। कंसंट्रेशन कैंप में बंदी बनाकर रखे गए लोग कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं थे। कैंप में पहुंचते ही सभी बंदियों को एक कतार में आगे बढ़ने को कहा गया। जर्मनी की खुफिया एजेंसी का अधिकारी उंगली के इशारे से उन्हें दाहिने या बाएं जाने को कहता। जो दाएं जाने को कहे जाते सीधे गैस चैम्बर में भेजे जाते। हालांकि उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कैसा चुनाव था, लेकिन विक्टर ने अंदाजा लगा लिया कि जो लोग स्वस्थ थे और काम करने लायक थे उन्हें बाईं ओर भेजा जाता था, वहीं जो एकदम निराश, हताश, कमजोर दिख रहे थे उन्हें दाईं ओर। विक्टर ने भयंकर ठंड और बदन पर गर्म कपड़े न होने के बावजूद आत्मविश्वास से उस एसएस ऑफिसर का सामना किया और वह सीधे गैस चैम्बर भेजे जाने से बच गए। हालांकि काम के दौरान भी उन्होंने तिल तिल कर जीने के लम्हे गुजारे, लेकिन अपने एटीट्यूड से उन्होंने कैंप पहुंचते ही गैस चैम्बर यानी सीधे मार दिए जाने का खतरा टाला था। यह किताब आपको जिंदगी के यही सबक देती है। अगर आप किताब पढ़ते हुए विक्टर के इस सवाल का जवाब नहीं पाते कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो वह आपको इसका जवाब तलाशने का तरीका भी बताते हैं। पहले तो विक्टर लिखते हैं कि आखिरकार इंसान को यह नहीं पूछना चाहिए कि उसकी जिंदगी के मानी क्या हैं, बल्कि उसे यह समझना होगा कि असल में यह सवाल उसी से पूछा जा रहा है। जिंदगी खुद हर इंसान से पूछ रही है कि उसकी जिंदगी का मतलब क्या है, और वह इसका जवाब अपनी जिंदगी से ही दे सकता है। वह अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होकर ही इसका जवाब दे सकता है। विक्टर फ्रैंकल की यह किताब 2 हिस्सों में है। एक तो कंसंट्रेशन कैंप में उनकी जिंदगी के अनुभव हैं। दूसरे हिस्से में उन्होंने लोगों के इलाज के अपने खास तरीके लोगोथेरेपी के बारे में बताया है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल ने जिंदगी के मायने तलाशने के 3 तरीके बताए हैं। 1. कोई काम करके या अपने लिए कोई काम तय करके। 2. किसी अनुभव से या किसी परिस्थिति का सामना करके। और 3. किसी ऐसे कष्ट के प्रति अपने रवैये से जिससे हम बच नहीं सकते। पहला विकल्प यानी कोई काम करके जिंदगी का मतलब तलाशने का मतलब है कि आप कोई उपलब्धि हासिल करें। वहीं दूसरे तरीके के तहत आप जिंदगी का कोई अनुभव जैसे कि अच्छाई, सच या खूबसूरती, प्रकृति या संस्कृति का तजुर्बा या फिर किसी दूसरे इंसान के साथ का अनुभव उससे प्यार करके करें। विक्टर ने सबसे ज्यादा जोर तीसरे तरीके यानी कष्ट बर्दाश्त करने को लेकर हमारे एटीट्यूड पर दिया है। वह मानते हैं कि जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए कष्ट सहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि हम किसी मुश्किल का सामना कैसे करते हैं। वह इसके लिए यातना शिविरों में अपनी जिंदगी की तमाम मिसालें देते हैं, जब भयानक मुश्किलों के बीच भी वह कभी अपनी पहली किताब लिखने या पत्नी से बातें करने का तसव्वुर करके भयंकर कष्ट के दौरान भी मुस्कुराने की वजह जिंदा रहने का मकसद तलाश लेते हैं। विक्टर ने जिंदगी में कष्ट की अहमियत समझाने के लिए
अपने एक अमेरिकी डॉक्टर की मिसाल भी दी है। वह डॉक्टर अपनी बीवी की मौत से बहुत डिप्रेशन में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब वह विक्टर से मिला तो उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारी बीवी तुमसे पहले मर जाती तो क्या होता? उस अमेरिकी ने जवाब दिया कि उसके लिए तो यह बहुत भयानक होता, वह कितना कष्ट झेलती। तब विक्टर ने उसे समझाया कि देखो डॉक्टर, वह ऐसा भयंकर कष्ट झेलने से बच गई क्योंकि तुमने उसे इस मुश्किल से बचा लिया, लेकिन उसे इस कष्ट से तुमने अपने आप को जिंदा रखकर बचाया है। इस तरह विक्टर फ्रैंकल ने उस अमेरिकी डॉक्टर को उसकी तकलीफों में एक मकसद दिखा दिया। इस किताब का मकसद भी यही है। आपको खुशी में, गम में, मुश्किल में या हसीन दौर में याद रखना चाहिए कि खुशी या दर्द एक मकसद से मिला है, और वह क्या है इसका पता चलते ही खुशी तो दोगुनी हो जाती है, मगर दर्द आधा रह जाता है। उसे बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। विक्टर कहते हैं कि दुनिया में दो ही तरह के इंसान होते हैं, अच्छे या बुरे, और हमारा सामना इन दोनों से ही होता है। उनकी यह किताब आपको जिंदगी के इन दोनों पहलुओं का सामना करने का तरीका बताती है। इसमें खुशी को दोगुना करने और तकलीफ को आधा करने का फॉर्मूला छुपा है। फ्रैंकल फाउंड फ्रीडम डिस्पाइट सफरिंग। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप की यातना के बावजूद विक्टर को लगा कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी फ्रीडम या खुशी ढूंढी जा सकती थी। और यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमें हर हालत में लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जिन प्रिजनर्स को लगता था कि उनके जीने का कोई मतलब है, वे सरवाइव कर जाते थे। जो होप छोड़ देते थे, उनकी मृत्यु जल्दी होती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। जैसे कई बार फेल होने पर कुछ बच्चे सुइसाइड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन अगर वे अपना एटीट्यूड बदल लें और सोचें कि वे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आगे चलकर वे बहुत सफल भी हो सकते हैं। जैसे वे सिर्फ चाय बेचने का कोई स्टार्टअप चला सकते हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई का इतना योगदान ही नहीं होता, और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए विक्टर कहते हैं कि प्रिजन में भी उन्होंने हर दिन यह सोचा कि आज का दिन वे कैसे खुश रह सकते हैं, अपने काम में मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं, और ऐसा करते रहने से वे इतनी यातना में भी सरवाइव कर गए। उन्होंने ऐसा एटीट्यूड बना लिया जिससे कैद होते हुए भी उन्हें लगता था जैसे वे आजाद हों। दोस्तों, जब विक्टर साइकाइट्रिस्ट थे तो उन्होंने लोगोथेरेपी नाम की तकनीक विकसित की थी। इसी तकनीक से वे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी सरवाइव कर पाए। कभी न कभी हर आदमी अपने आप से जरूर पूछता है कि मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीने का क्या मतलब है, हर दिन वही दिन बिता रहा हूं। विक्टर कहते हैं कि उनके पास बहुत से पेशेंट आते थे जो लाइफ का मीनिंग खो चुके थे। उन्हें लगता था लाइफ का कोई अर्थ नहीं रह गया है और वे बिना किसी मकसद के जिए जा रहे हैं। इसीलिए विक्टर ने उन्हें लोगोथेरेपी तकनीक सिखाई, जिसका मतलब था कि लाइफ के हर छोटे काम में मीनिंग ढूंढना है। लाइफ का मीनिंग नहीं है तो आप उसे एक न्यू मीनिंग दे दीजिए, जिससे आपको अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस पता चल सके। जैसे अगर आप चाय भी बनाएं तो उसमें भी आप मीनिंग डाल सकते हो। आप बेहद प्यार से चाय बनाइए, इस प्रोसेस के हर स्टेप को एंजॉय कर सकते हो। आपको अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे आप हर काम को पूरी शिद्दत से करें, न कि उसे बोझ समझें। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप किसी गरीब बच्चे की हेल्प कर सकते हो। इससे आपको अपनी लाइफ का मीनिंग और मकसद मिल जाएगा। लाइफ का मीनिंग सबके लिए अलग होता है और उसे आपको खुद ढूंढना होगा। कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई क्रिएटिव चीज बनाना, परिवार का ख्याल रखना, समाज की सेवा करना। ऐसे सोचने बैठोगे तो आपको छोटे बड़े हजार मीनिंग्स मिल जाएंगे और आप हर छोटे काम में मीनिंग तलाश सकते हो। जैसे चाय पीने जैसी सामान्य चीज में भी मीनिंग ढूंढा जा सकता है। जैसे इसका एक मीनिंग खुद को तरोताजा और खुश करना भी हो सकता हो। लोगोथेरेपी में लोगोस का मतलब है लॉजिक, मतलब आपके जीने का या किसी भी काम को करने का क्या लॉजिक है, और आपको वह लॉजिक खुद तलाशना होगा, जैसे ऊपर समझाया गया है।